आप सभी का नमस्कार। हल्दीघाटी विजय दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी का हल्दीघाटी विजय दिवस के 450वें वर्ष प्रारंभ के उपलक्ष्य में आयोजित वेबिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वेबिनार में औपचारिक स्वागत करने के लिए मैं इतिहास विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रतिभा से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर पीयूष भादविया जी। नमस्कार। हल्दीघाटी युद्ध के 450वें वर्ष में प्रवेश पर इतिहास विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साझे में आयोजित इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन संगोष्ठी से जुड़े आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत स्वागत एवं आभार हमारी कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी का इस कार्यक्रम को संरक्षकता प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत मुख्य अतिथि प्रोफेसर मंजू वाघमार मैडम, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, जिन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़कर हमें अपना संबल प्रदान किया। बहुत बहुत आभार और स्वागत आज के विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल सुधाकर जी का, जिनका सदैव इस तरह के अकादमिक आयोजनों को संबल रहता है और न केवल इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बल्कि सभी इस तरह के आयोजनों के साथ जुड़कर आम जन को ऐसे सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जागरूक करने और एक मुहिम एक तरह से छेड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत आपका सर। बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्रिगेडियर सी संदीप कुमार जी का। सर आप सभी का बहुत बहुत स्नेह और संबल इस तरह के कार्यक्रमों में रहता है, तो हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी वक्ताओं, आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण जुग्नू जी का, प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी का, आदरणीय कर्नल डॉक्टर विजयकांत चेंजी जी का, डॉक्टर स्वाति जैन जी का, डॉक्टर मनीष श्रीमाली जी का, डॉक्टर अजय मोची जी का, डॉक्टर विवेक भटनागर जी का, आदरणीय प्रोफेसर जेके ओझा जी का, आप सभी अपने अपने विषय से हल्दीघाटी युद्ध के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए विशेष जो क्षण है उनसे सभी आप जो है अपनी जो विशेषज्ञता है आप सभी हम ऑनलाइन संगोष्ठी से जुड़े हुए सभी दर्शकों और श्रोताओं के साथ आप अपने अनुभवों को साझा करेंगे। संगोष्ठी से जुड़े हुए सभी विद्वानों, शोधार्थियों, छात्रों, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिवार के सभी महानुभावों का, इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, हल्दीघाटी युद्ध को मात्र मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में एक युद्ध के रूप में देखना या फिर मात्र एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखना, मुझे लगता है कि इसका अवमूल्यन है। मेरी दृष्टि में हल्दीघाटी युद्ध जो है एक प्रतीक है, एक स्वाभिमान का, एक प्रतीक है ऐश्वर्यशाली जीवन को तिलांजलि देकर जीवन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र प्रेम के लिए आजीवन संघर्ष के भाव के स्वीकार का। ये प्रतीक है स्थानीयता को अपनी पूरी सकारात्मकता के साथ अपने संबल के रूप में अपनाने का, चाहे वह यहाँ का टेरेन हो, लोकल फ्लोरा और फौना हो या फिर यहाँ के स्थानीय लोग हों। तो आज की इस वेबिनार में हमारा प्रयास होगा कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध, इस अत्यंत महत्वपूर्ण परिघटना को, उसकी पृष्ठभूमि, युद्ध काल के व्यूहों, विविध घटनाओं, भू राजनीतिक परिदृश्यों और उसके परिणामों और फिर दीर्घकालिक प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में इस विषय के निष्णात विशेषज्ञों के माध्यम से ही इस संगोष्ठी के द्वारा समझाया जा सके। तो पुनः एक बार आप सभी का इस संगोष्ठी से जुड़े सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और आभार करते हुए मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं और सभी का आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इतिहास विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर एवं इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित वेबिनार हल्दीघाटी युद्ध के 450वें वर्ष प्रारंभ होने पर एक महत्वपूर्ण विजय दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाए जाने का प्रयास है। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की अकबर पर विजय भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें महाराणा प्रताप की कुशल रणनीति, सूझबूझ, जनसहयोग एवं दूरदर्शिता परिलक्षित होती है। किस प्रकार कम संसाधन होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता, यह सैन्य इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ वेबिनार श्रृंखला भारतीय महाद्वीप के महत्वपूर्ण युद्ध की कड़ी में
यह 10वां वेबिनार है जिसे हल्दीघाटी विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। महाराणा प्रताप के यह शब्द, वन में रहना स्वीकार है मुझे, प्रण की रोटी से प्यार है मुझे, यदि दास बनूं इन मुगलों का तो जग में जीना धिक्कार है मुझे, ये पंक्तियां उनके राष्ट्र प्रेम को जाहिर करती है। 1572 में महाराणा बनने के पश्चात महाराणा प्रताप के कुशल नेतृत्व में अकबर के विरुद्ध युद्ध को कुछ समय तक टाला गया, जो कि असंभावी था, क्योंकि 1568 ईस्वी में चित्तौड़ युद्ध में मेवाड़ को काफी क्षति हुई थी। हल्दीघाटी के युद्ध स्थान का चयन, सैन्य प्रबंधन, जन सहयोग अद्भुत था। इन्हीं पहलुओं को रेखांकित कर इस वेबिनार में वक्तागणों से ज्ञात अज्ञात विषयों पर शोध प्रस्तुति अपेक्षित है। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मंजू बागमार, राज्य मंत्री पीडब्ल्यूडी, महिला व बाल विकास एवं बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से संबोधन के लिए आग्रह करता हूँ। प्रेरणादायक नेतृत्व हल्दीघाटी से ऑपरेशन सिंदूर तक। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जी वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे इंसिस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रतिभा जी, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर दिग्विजय भटनागर साहब, अन्य संकाय सदस्यगण, वेबिनार के संयोजक डॉक्टर पीयूष भादविया, वेबिनार के वक्तागण प्रोफेसर चंद्रशेखर समाज, डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, डॉक्टर जे.के. ओझा, कर्नल विजयकांत जी, डॉक्टर विवेक भटनागर, डॉक्टर मनीष श्रीमाली, डॉक्टर अजय मोदी, स्वाति जैन एवं सभी उपस्थित शिक्षार्थी, विद्यार्थीगण और अन्य सैन्य अधिकारीगण, आप सभी को सादर नमस्कार। आज के वेबिनार, जो कि इतिहास विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर तथा इंसिस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, वास्तव में प्रशंसनीय और समयानुकूल पहल है। आज मैं इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर अपने विचार आपके समक्ष रखते हुए अत्यंत गर्व एवं सम्मान की अनुभूति कर रही हूँ। राजस्थान की धरती केवल वीरों की भूमि नहीं है, ये त्याग, तपस्या, बलिदान और नेतृत्व की प्रेरणाओं से भरी हुई। जब हल्दीघाटी युद्ध की बात करते हैं तो हमें केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं आती, बल्कि एक ऐसा संघर्ष याद आता है जिसमें आत्मबल, राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की सर्वोच्च मिसाल कायम की गई। सन 1576 में लड़ा गया हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेनाओं के बीच हुआ था। अकबर की सेना कहीं अधिक शक्तिशाली और संसाधनों से भरपूर, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद यह युद्ध लड़ा, क्योंकि उनके लिए मातृभूमि की रक्षा सबसे बड़ा धर्म था। इस युद्ध में झालावाड़ ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। चेतक नामक उनका घोड़ा, जो युद्ध में घायल हो गया था, फिर भी अंतिम क्षण तक अपने स्वामी को सुरक्षित इस युद्ध में एक और सीमित संसाधन और सैन्य बल के साथ खड़ा था मेवाड़, और दूसरी ओर था विशाल और संगठित मुगल साम्राज्य। फिर भी महाराणा प्रताप ने अपने रण कौशल, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अपने अटूट समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि आत्मबल किसी भी बाह्य बल से अधिक शक्तिशाली होता है। इस युद्ध ने न केवल मेवाड़ की युद्ध नीति को नई दिशा दी, बल्कि भारतीय सैन्य इतिहास को भी एक प्रेरणादायक मोड़ दिया। युद्ध में झालावाड़, चेतक और रामप्रसाद हाथी की वीरता आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध की तुलना ग्रीक इतिहास की प्रसिद्ध थर्मोपल्ली की लड़ाई से की है। यह तुलना ही इस युद्ध के महत्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। आज भी जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष उदयपुर आते हैं तो हल्दीघाटी की भूमि को देखने अवश्य जाते हैं। यह इस युद्ध के वैश्विक महत्व को स्पष्ट करता है। यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि यह नींव है जिस पर आज का भारत खड़ा है। उसी साहस और समर्पण की भावना को हम आज के समय में भी अपने सैनिकों में देख सकते हैं। इसका उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों ने कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में भी अपनी राष्ट्र की रक्षा की।
उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत का जवान हर युग में अपनी वीरता और समर्पण की मिसाल कायम करता है। इस अभियान में हमारी महिला सैनिकों की भूमिका भी विशेष उल्लेखनीय रही। ये नारी शक्ति के उदय और उनकी राष्ट्र सेवा में भूमिका को दर्शाता है। आज जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इतिहास से हमें केवल गर्व ही नहीं बल्कि सीख भी मिलती है। यही कारण है कि इस प्रकार के वेबिनार और शोध का कार्य अत्यंत आवश्यक है। भारत के महत्वपूर्ण युद्धों पर यह श्रृंखला नई पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम, नेतृत्व और नीतिगत निर्णयों की समझ प्रदान करेगी। एक महिला मंत्री के रूप में मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगी कि नेतृत्व केवल सत्ता या अधिकार का नाम नहीं है, यह संवेदनशीलता, समय पर सही निर्णय लेना, दूसरों की शक्ति को पहचानना और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का नाम। हमें जयवंता बाई जैसी माताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए जिसके संस्कारों ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया। आज की महिला शक्ति हर क्षेत्र में आगे आ रही है, सेना हो, विज्ञान हो, शिक्षा हो या प्रशासन, और हमें इसे और सशक्त बनाना है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने क्षेत्रों में उसी भावना से कार्य करेंगे जैसे हल्दी घाटी में झलकी और ऑपरेशन सिंदूर में प्रकट। हमारा कर्तव्य भी हमारा धर्म है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और उसी में हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य भी है। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं वेबिनार के संयोजक डॉक्टर पीयूष भादविया जी का इस वेबिनार की सफलता के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ, उन्हें बधाई देती हूँ। आप सभी का उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय जय राजस्थान। Thank you very much, madam. Guest of honor, Major General Sudhakarji, BSM. I humbly take the opportunity to go through his bio now. Major General Sudhakarji served in Mahar Regiment with over 37 years in various ranks and appointments, both in command and staff duties in diverse conflict zones within India and overseas. A scholar warrior, the general's academic credentials reflect a pursuit of excellence that began at Sainik School, Bhubaneswar, and culminated at the prestigious National Defence College, New Delhi. His other alma maters read like a roster of India's finest military institutions: the National Defence Academy, Khadagwasla, Indian Military Academy, Dehradun, Defence Service Staff College, Wellington, Junior and Senior Command Wings, Army War College, Mahu, and College of Defence Management, Secunderabad. His expertise as an instructor class C at IMA Dehradun and later as Deputy Commandant of Army War College, Mahu, where junior, senior, and higher commanders are trained in art of warfare and military leadership, helped shape the next generation of military leaders. He disarmed, demobilized, and rehabilitated the armed rebels, including child warriors with fighting forces in an extremely hostile and volatile conflict zone in 1998-99 as a military observer in the United Nations mission in Sierra Leone at the global level. An India-China expert, he commanded troops in all the three sectors along the India-China border, qualified in Chinese language. He contributes regularly in national and international multimedia platform on the subject. He is currently pursuing a PhD on permanent settlement of the border between India and China. Recognized for his expertise in the Indo-Pacific region and maritime security by the Department of State's USA Consulate General, Kolkata. A prolific writer, the general officer is an author and a columnist who comments on geopolitics, strategy, and security in national and international mainstream media. He is in fact 2 dialogues with India's strategic neighborhood. A distinguished fellow, CLAWS, distinguished fellow, STRIVE, and an expert advisor, CUTS International in Global Affairs and Strategy, and also an advisor to IIRF. We welcome you, sir, and we request you for your address. Thank you, sir. Yeah, so it can be mix of Hindi and English. Chalega na? Right, sir. Okay. Good morning, ladies and gentlemen, and very distinguished and elite audience. ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि the History Department, Mohanlal Sukhadia विश्वविद्यालय उदयपुर and India International Research Foundation मुझे काबिल समझा और इनवाइट किया. मैं यूनिवर्सिटी और
इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो तमाम ओहदेदार हैं, सीनियर ओहदेदार, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम जिनकी वीडियो आपने प्ले किया, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और स्पेशली डॉक्टर पीयूष साहब को मैं तहे दिल से जितना भी तारीफ करूं और प्रशंसा करूं फिर भी कम, और जिस तरह जो लगन और निष्ठा वो दिखा रहे हैं ऐसा सारे विषय और कार्यक्रम में, इसी तरह नेशन बिल्डिंग का ये एक किस्म का एक प्रतीक है। तो इसी के साथ टाइम मुझे 10 मिनट दिया गया है, मैं 10 मिनट में 10 चीजों से ज्यादा कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहला चीज है, ये जो घटना, ये जो लड़ाई है 1576 सी में हुई है, और आमतौर पे कोई भी किताब या लिटरेचर आप उठा लेते हैं तो ज्यादातर आप देखेंगे क्या ये लड़ाई का विश्लेषण जो एनालिसिस है ये सिर्फ एक ही दिन के आधार पर है, वो है 18 जून 1576। लेकिन मैं दुर्गादास का किताब बहुत सारे पढ़ा हूँ, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह राठौर साहब ने एक प्रतिरोध बोल के किताब लिखे हैं दुर्गादास के आधार पर, तो काफी चीजें गहराई में मेरे को समझ में आया है। लेकिन ये जो महाराणा प्रताप का जो ऐतिहासिक जो फाउंडेशनल स्क्रिप्ट है, जो फाउंडेशनल हिस्ट्री है हमारे देश में, इसको एक सीबीएसई और फॉर्मल एजुकेशन में इंक्लूड करना निहायत आवश्यक है। किस लिए है मैं बाद में कवर करूँ अगर समय है तो। मेरे विचार के मुताबिक आज हम 21st सेंचुरी में जून के महीने में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वो विषय 1576 में जितना इम्पोर्टेंट और जितना महत्वपूर्ण था उससे ज्यादा आज के दिन में महत्वपूर्ण की एहसास की जा रही है। जैसे कि वॉरफेयर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, अभी 6th जनरेशन स्टार्ट हो गया है, कोई जगह 7th जनरेशन भी बोल रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए, फर्स्ट जनरेशन वो किस्म की वॉरफेयर था जो कॉलम और फाइल्स के जरिए से ये स्मूथ बैरल गन से फायरिंग किया जाता था। लड़ाई के मैदान में चुना हुआ जमीन के ऊपर दो पार्टी जो डिफेंडर और अटैकर या दोनों अटैकर अगर हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करके ये फायरिंग करते थे। उसके बाद सेकेंड जनरेशन, ये 19th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब ये धीरे धीरे स्मूथ वॉर गन से जब मशीन गन की तरह रैपिड फायर कैपेबिलिटी और एक्सटेंडेड रेंज मिलने की वजह से ये धीरे धीरे नए रूप और रंग की तरफ परिवर्तन हुआ। उसके बाद थर्ड जनरेशन में जब हुआ तो ये 20th सेंचुरी में टैंक्स, हवाई जहाज और समुद्र दरिया की जो जहाज हैं, ये ज्यादातर, ये नहीं कि समुद्र के जहाज पहले नहीं इस्तेमाल हुआ है, पहले से वो इस्तेमाल होते आए हैं, लेकिन एक कंबाइंड ऑपरेशन का जो पहला कॉन्सेप्ट ये इसमें देखने में आया। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर एक इस किस्म की वॉरफेयर है जो ग्रे जोन वॉरफेयर के ऊपर आधारित है। तो ग्रे जोन वॉरफेयर है क्या? ग्रे जोन वॉरफेयर इसको कहते हैं, वो इरेगुलर किस्म का वॉरफेयर है। आमतौर पे लड़ाई के बारे में जब हम बात करते हैं, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर के बारे में आमतौर पे चर्चा होती है। दो फोर्सेस, दोनों के पास वही जवान, वही ऑफिसर्स जैसे होते हैं, वही उनके हथियार होते हैं, तकरीबन मिलता जुलता हथियार। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बीतते जा रहा है, ये ग्रे जोन या इरेगुलर वॉरफेयर जो 1997 में चाइना के दो एयरफोर्स ऑफिसर से किताब लिखे थे, और उस किताब के आधार पर अभी अलग अलग कंटूर्स में देखने में मिला है। फॉर एग्जाम्पल 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने इजराइल के खिलाफ अटैक किया था, तो ये एक किस्म की ग्रे जोन वॉरफेयर में माना जाता है कि इसीलिए क्योंकि ये नॉन स्टेट एक्टर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को उन्होंने ब्लैकआउट किया था, जैमिंग किया था। और इसी तरह अगर आप देखते हैं मोसाद, इजराइल का मोसाद जो फोर्सेस, उन्होंने पेजर और आईकॉम अटैक हिजबुल्लाह के खिलाफ जो किया था, इसको भी एक ग्रे जोन वॉरफेयर में माना जाता है। रशिया और यूक्रेन के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, ये 2014 से लेके लगातार लड़ाई चलती जा रही है, ज्यादातर नॉन काइनेटिक। जब तक उन्होंने इन्वेजन की अनाउंसमेंट नहीं किया पुतिन साहब, तब तक इनकी एक नॉन काइनेटिक वॉरफेयर चल रहा था, साइबर अटैक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
अटैक होता था, ब्लैकआउट होता था। इसी तरह मिसकम्युनिकेशन, डिसइंफॉर्मेशन और मेल इन्फॉर्मेशन के जरिए से ये किया जाता था। लेकिन महाराणा प्रताप का एक बेखूबी चीज है, 1576 के समय में ये एसिमेट्रिक ऑफ फोर्सेस होने के नाते अकबर के फोर्सेस ओपन मीडिया में आपको 10,000 मिलते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री होने के नाते अगर अफगान की सोल्जर्स को आप मिला देंगे, ये करीब 15 से 20,000 को टच हो जाते हैं। और अफगान के उस समय ये रिबेल्स होते थे, उनको लेके उन्होंने लड़ा था। लेकिन ऑफिशियली अगर देखेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे 10,000 होते थे उस समय हल्दी घाटी की लड़ाई में। और महाराणा प्रताप के टीम में करीब 3,000 से 4,000 सैनिक होते थे, 3,000 से 4,000। लेकिन एक चीज जो है, सबसे मैं कहूंगा फोर्स मल्टीप्लायर उनके फोर्स में होते थे, जो भिल ट्राइब के सैनिक। और भिल ट्राइब के सैनिक ये आर्चर होते थे और कैटेपल्ट उसको चलाने में काफी माहिर थे। तो ये जो कैटेपल्ट और जो तीर के जरिए से, धनुष के जरिए से एक लड़ाई होती थी, वो एक एसिमेट्रिक पैटर्न का लड़ाई थी उस समय। तो अभी एक तरफ ज्यादा फोर्स था अकबर का, महाराणा प्रताप का कम फोर्स था, और कम उनके पास घोड़े, हाथी कम मात्रा में हुआ करता था। तो उन्होंने ये सोचा कि कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ गए हैं, तो कुंभलगढ़ को देख के समझ पाया। मैंने एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रिकमेंडेशन दिया था कि भारत के तमाम सैनिक और ऑफिसर्स का जो ट्रेनिंग आर्मी वॉर कॉलेज में होता है, उनको ला के कुंभलगढ़ दिखाना चाहिए। हम इधर उधर देश विदेशों में घुमाते रहते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर एक पहाड़ों के बीच में ऐसा एक किला है, जब तक आप 40 से 100 फुट दूरी तक नहीं आएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कोई एक गढ़ वहां पे कैमोफ्लेज कंसील करके रखा हुआ है या बसा हुआ है। तो कुंभलगढ़ को छोड़ के उन्होंने पहाड़ों और जंगलों के बीच में जिस तरफ अपना लड़ाई का एक डिस्पर्शन, एक डिप्लॉयमेंट उन्होंने किया था, एक सबसे अहम चीज था स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट। स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट से उनका जो अटैकिंग टेक्निक था, जो बॉटलनेक, जैसे हल्दी घाटी जो लड़ाई है, हल्दी घाटी लड़ाई में वो जो समतल जमीन है, वहां पे पहुंचने से पहले एक घाटी है जिसको आप एक चोक पॉइंट या बॉटलनेक मान सकते हैं, पास है। तो इस पास को डोमिनेट करके डिनाई करना दुश्मन को, ये एक बहुत अहम एक मुद्दा था। और जितना फोर्सेस उनके थे, उनका उतना फोर्सेस को छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट के आधार पर एक फाइटिंग टीम और एक सपोर्टिंग टीम जो उन्होंने अपनाया था उस समय, वही कॉन्सेप्ट आज की लड़ाई में भी लागू है। और सबसे बड़ी बात है, वो दुश्मन को स्टडी करके दुश्मन का कमजोर पॉइंट के ऊपर वो हमला करते थे। जैसे कि मान लीजिए मान सिंह का जो पार्टी, ये आप 10,000 का जो फोर्स है, ये फोर्स बंटे हुए होते हैं। फौज में एक सिखलाई है, कोई भी मोबिलाइजेशन होता है, एक लेआउट ग्रुप, सबसे पहले एक पार्टी जाती है जो रिकॉनेसेंस करते हैं, जो सर्वे करते हैं, जगह को चुनते हैं, कौन किस जगह पे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, या ठहरने का बंदोबस्त होता है, पानी कहाँ से होगी, या लंगर कहाँ बसेगा, सोने का जगह कहाँ पे होगा, बाथरूम कहाँ जाएंगे, ये सारी चीजें लेआउट ग्रुप जाके करता है। आसपास के कोई धमकी या कोई थ्रेट तो नहीं है। उसके बाद एक पार्टी होता है एडवांस पार्टी, जिसका सबसे आगे वाला टोली को वैनगार्ड। हमेशा अगर देखेंगे महाराणा प्रताप का, वो वैनगार्ड यानी कि सांप की जो सिर है उसको टारगेट बनाए, वैनगार्ड के ऊपर हमेशा अटैक करते हैं। वैनगार्ड में वो चीजें होते हैं जो एडवांस पार्टी यानी कि मेन बॉडी का जो अहम ओहदेदार होते हैं, अहम ओहदेदार के जो नंबर 2 होते हैं, इस पार्टी में होते हैं, ताकि अलग अलग टोलियों का अलग अलग जगह, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन, कॉम्बैट एचेलॉन्स, ये कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे, इसके ऊपर वो हमला करने का टारगेट क्या करते थे। साथ ही उन्होंने ये देखा कि लड़ाई एक दिन का नहीं था, उनके लिए काफी दिन पहले स्टार्ट हो गया था। मेरे समझ के मुताबिक ये लड़ाई 3 महीने तक चलती रही, जून के महीने से लेकर सितंबर महीने तक। ये एक रेजिस्टेंस, महाराणा प्रताप के जो एम्पायर में एक जो रेजिस्टेंस मूवमेंट था, स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट से मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब गलत खबर दुश्मन को दे के
खबर देते थे कि उस जगह पे होंगे महाराणा प्रताप, लेकिन ये दूसरी जगह पे पहुंच जाते थे और जाने आने का जो रास्ता था उसके ऊपर वो एम्बुश करने में काफी माहिर थे। तो दुश्मन का पार्टी को एम्बुश करके काफी सारे जख्मी और घायल करने में सक्सेसफुल हुए थे इन चीजों में। और ऐसा मौसम था, ये जून के महीने से लेकर सितंबर के महीने में था, समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु था, या समर सीजन में पानी की कमी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और ऐसे समय में जब वो पानी ढूंढते हुए आगे पीछे जाते थे तो उस समय उन्होंने सिलेक्टेड प्लेस ऑफ एम्बुश साइट पे अपने छोटे टीम को लगा के एम्बुश करने में काफी माहिर थे। तो इसी तरह मैं कहूंगा महाराणा प्रताप का चाहे आप कितने भी प्रशंसा करते हैं फिर भी कम। सबसे बड़ी बात था कि अपना कुंभलगढ़ को छोड़ के, कुंभलगढ़ के जो फ्लैंक, नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंक और ईस्टर्न फ्लैंक की तरह जो पहाड़ों को उन्होंने चुना था और उन्होंने किलिंग एरिया उन्होंने सिलेक्ट किए थे, वो किलिंग एरिया के अंदर दुश्मन के फोर्सेस को अंदर आने के लिए एक वेलकम डेवलपमेंट उन्होंने एक ऑफर किया था। एक मतलब ये कहते हैं कि अनदेखी अनसुनी चीजें जो नहीं कहा जाता है, उनका जो टैक्टिस था, टैक्टिस एक ऐसा एक कहावत का बोलते हैं कि टैक्टिस विदाउट स्ट्रेटेजी इज समथिंग लाइक इट इज अ नॉइज बिफोर द डिफीट। लेकिन उनके जो टैक्टिस विच स्ट्रेटेजी वाज समथिंग लाइक द म्यूजिक टू द सक्सेस। तो हर एक चीज में एक कुछ ना कुछ बड़े नजरिया से उनका एक बड़ा स्ट्रेटेजी बना के रखते थे। बड़े स्ट्रेटेजी, कम फोर्सेस, दुश्मन को कैसा उसको मोबिलाइज करना है और ल्योर करना है किलिंग एरिया में, सिलेक्शन ऑफ किलिंग एरिया, सिलेक्शन ऑफ एम्बुश साइट, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ट्राइबल पॉपुलेशन, जो बिल ट्राइब के थे, उसमें टॉप ऑफ द आर्चमैन, जो आर्चर्स थे, टॉप ऑफ द कैटेपल्टिस्ट, इनको वो इफेक्टिवली असरदायक एम्प्लॉय किया करते थे और इसीलिए दुश्मन के ऊपर काफी असरदार उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली एम्बुश और उन्होंने काफी घायल पैदा करने में सक्सेस हुए थे। लास्ट पॉइंट सिर्फ ये कहूंगा कि एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक लीडर को, मिलिट्री लीडर को, उसको अलायंस यानी कि दोस्ती बनाना निहायत आवश्यक है। जब देखा कि अकबर का फोर्सेस काफी मात्रा में, काफी बहुत मात्रा में आए थे, तो जैसे सिरोही, बूंदी, आसपास के जो राज्यों में जो राजा थे उनके साथ ये विलिंगली आके उनको सपोर्ट करना लगे। लेकिन उससे पहले महाराणा प्रताप का एक अलायंस, जो डिप्लोमेटिक स्किल था, ये भी काफी अले दर्जे का था। ये एक गोल्डन पॉइंट है जो हम इससे सीख सकते हैं। तो मोटे तौर पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सिर्फ इनके पास स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि टैक्टिक्स में माहिर था, सिलेक्शन ऑफ ग्राउंड, छोटे फोर्स होने के नाते स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मैल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये काफी माहिर थे, इरेगुलर वॉरफेयर, सम टोटल ऑफ ऑल दिस। उन दिनों में कम्युनिकेशन सेटअप ना होने के बावजूद लोगों की बाय वर्ड ऑफ माउथ से वो इस किस्म की खबर दे के इतना तेजी से मैल इंफॉर्मेशन को फैलाते थे, दुश्मन भी उसको सुन के काफी घबरा जाता था। और सीजन, एक जैसे कि समर सीजन में पानी की कमी होने के नाते ये जो वाटर पॉइंट्स है आने जाने के रास्ते में, इनके ऊपर उनका निगरानी करना, यानी कि सिलेक्शन ऑफ साइट, जब उनके लॉजिस्टिक एचेलॉन पानी ढूंढते हुए जाते थे उनके ऊपर एम्बुश करना, ये भी एक काफी चतुरता माना जाता था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट कि सिर्फ लड़ाई जो है दुश्मन को मार के जीता नहीं जाता है। लड़ाई टैक्टिकल विड्रॉल से आप स्ट्रेटेजिक सक्सेस अचीव कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल से आप टैक्टिकल सक्सेस अचीव कर सकते हैं, या वाइस वर्सा है। महाराणा प्रताप का इरेगुलर वॉरफेयर में एक अहम केंद्र बिंदु मेरे दिमाग में जो आता है वो है कि दुश्मन को पजल करना, कंफ्यूज करने में काफी ये अपना चतुरता को यूज किए हैं। दुश्मन क्या करेगा, मतलब एबिलिटी टू एंटिसिपेट हाउ द वॉरफेयर विल अनफोल्ड was a hallmark of महाराणा प्रताप। He could visualize कि ये इनके टैक्टिकल मूव में ये चीज होने जा रहा है। जब मानसिंह लड़ाई के मैदान से रिट्रीट होके जा रहे थे तो उस समय महाराणा प्रताप नॉट ओनली बाय मिलिट्री वैल्यू एंड एटिकेट्स बट बाय ऑल स्किल्स ऑफ सोल्जरिंग, ये अपने लोगों को जगह जगह चोक पॉइंट्स पे एम्बुश लगा के
दुश्मन के ऊपर काफी हमलावरी किया था। और मेरे ख्याल से इसी की वजह से ये अकबर के टाइम में जो कोई लड़ाई में लड़ा है, उस समय कोई लड़ाई में अगर विक्ट्री हुआ है तो फतेहनाम उनको मिलता था, फतेहनामा। ये मान सिंह का जो पार्टी है, जो लड़ाई से वापस आने के बाद, हल्दी घाटी लड़ाई के बाद, मैं जितना पढ़ा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरे को कहीं ऐसा रिकॉर्ड मिला नहीं। और डॉक्टर पीयूष साहब का जो आर्टिकल पढ़ा हूँ, उस आर्टिकल से ये कोरोबोरेट होता है कि उनको फतेहनामा नहीं मिला है। तो इसका मीनिंग ये है कि इस लड़ाई का जो आम नागरिक जो सोचते हैं कि इसमें उनकी जीत हुई है, ये गलत है। और मेरे विचार के मुताबिक ये जो 3-4 महीने से ज्यादा समय के लिए महाराणा प्रताप जो रेजिस्टेंस मूवमेंट सक्सेसफुली और असरदायक करने में हासिल किए थे, मेरे विचार के मुताबिक उनको इसको सक्सेसफुल माना जाता है। और एक इरेगुलर वॉरफेयर का जो बेसिक टेनेंट है, स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट, इसमें उन्होंने काफी इफेक्टिवली एम्प्लॉय करके एक विषय जो 1576 में अप्लाई किए थे, वो आज के दिन में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। थैंक यू सो मच। बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। अब वेबिनार